नमस्कार, एग्जाम है पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी सहायक अध्यापकों के आकलन परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो दोस्तों हम बताते चले, यदि आप झारखंड में सहायक अध्यापक आकलन परीक्षा की तैयारी में 101% सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको हम बता दें, यहाँ पर तैयारी जो है आपको पाठ्यक्रम पर आधारित सारे प्रश्नों को करना होगा। अब हम आपको बता देते हैं, आपको जाना है दिल्ली और आपने पकड़ लिया है बनारस का ट्रेन, तो आप पीछे ही रह जाओगे, ठीक है, आगे नहीं जा पाओगे। तो उसी तरह से आप लोग क्या कर रहे हैं कि पाठ्यक्रम पर आधारित एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के प्रश्नों को तो पढ़ ही नहीं रहे हैं और सिर्फ यहाँ पर बाजारू चीजें लेकर के पढ़ रहे हैं और सिर्फ दूसरे चैनल से जा करके एसएससी और जेएसएससी के क्वेश्चंस को आप देख रहे हैं। यहाँ से कुछ नहीं होने वाला है, आप जहाँ के तहाँ ही रह जाएंगे। आपको करना क्या है, तो आप अगर नहीं भी जुड़ते हैं किसी से तो आप सिर्फ टेक्स्ट बुक को पढ़िए। देखिए जैक ने स्पष्ट कह दिया है कि पाठ्यक्रम पर सारे आधारित प्रश्नों को ही पूछा जाएगा। अब इसके बाद भी बहुत से लोगों का कहना है कि पाठ्यक्रम का सिलेबस दिया है क्या, तो पाठ्यक्रम का सिलेबस है, जैक की किताब बनी हुई है, जैक ने ही किताब को दिया है। तो आपको पाठ्यक्रम देखना है तो आप सही ट्रेन को पकड़ें, सही जगह पर जाएं और सही रणनीति में सही समय पर तैयारी करें, नहीं तो सब कुछ धरा के धरा रह जाएगा। तो आपको हम बता देते हैं, यहाँ पर इस चैनल पर यदि आप जुड़ते हैं तो आपको सब कुछ मिल रहा है, वही जो जैक मॉडल पर आधारित है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ 501 रुपए में जुड़ करके आप यहाँ पर सारे पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्नों को देख सकते हैं और जैक मॉडल पर आधारित प्रश्नों को देख सकते हैं, जो कि कहीं भी किसी भी और किसी भी चैनल पर यह उपस्थित नहीं है। अब आपकी बारी है कि आप क्या डिसाइड करते हैं। अगर डिसाइड करते हैं तो अभी हमारे मोबाइल नंबर पर संपर्क कीजिए और यहाँ पर जुड़ जाइए, जिससे कि आपको किसी भी प्रकार का धोखा ना हो और आप यहाँ पर आकलन परीक्षा में पास करके एक दिन अस्थायी शिक्षक बन सके। तो शिक्षक बंधु, हम आपके लिए लेकर के जुड़ चुके हैं यहाँ पर क्लास 8 देखेंगे आप, क्लास 8 और विज्ञान एक्सरसाइज 3 का, ठीक है। इसके पहले 1, 2 यानी और 6 और 7 क्लास का यदि आपने नोट्स नहीं देखा है तो अभी आप हमारे यहाँ जो मोबाइल नंबर दिया गया है उस पर कॉल करेंगे, आपको सारा नोट्स पीडीएफ यहाँ पर मिल जाएगा। साथ में साथ आपको वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है और शाम को बात करने की सुविधा भी दी जा रही है। तो आप संपूर्ण कोर्सेज को यहाँ पर आकलन परीक्षा के लिए यदि देखना चाह रहे हैं तो अभी के अभी नंबर पर डायल करेंगे और 501 रुपए में जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं क्या कुछ यहाँ पर प्रश्न है। ऐसा प्रश्न आपको कहीं भी प्रैक्टिस सेट में मिलने वाला नहीं है कि आपको मिल जाएगा, सिर्फ और सिर्फ जहाँ तहाँ से क्वेश्चन दिया जा रहा है। लेकिन जैक मॉडल पर पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्न कहीं भी उपलब्ध नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यहीं पर आपको दिया जा रहा है। तो आप अभी के अभी देख करके जरूर जुड़ेंगे और सारे नोट्स पीडीएफ यहाँ बन गए हैं, आप परचेज कर लेंगे, पढ़ लेंगे और यहाँ पर लाइफ टाइम के लिए भी जुड़ेंगे आप, ठीक है। तो चलिए पहला प्रश्न यहाँ पर है, इनमें कौन सूक्ष्म जीव के भाग हैं, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ या सभी। तो देखिए सूक्ष्म जीव, ठीक है, सूक्ष्म जीव यानी वैसे जीव जिसको हम लोग बहुत ही छोटे छोटे होते हैं और सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देखा जा सकता है, उसको हम लोग यहाँ पर सूक्ष्म जीव के अंतर्गत रखते हैं। तो सूक्ष्म जीव में कौन कौन आते हैं, तो सूक्ष्म जीव के अंतर्गत देखिए जीवाणु भी आते हैं, कवक भी आते हैं, प्रोटोजोआ भी आते हैं, यानी इसका राइट आंसर देखिए सभी होगा। कितने प्रश्न आपने सही किया, इसका जवाब हमें जरूर दीजिएगा, ठीक है। दूध को दही में कौन सी जीवाणु परिवर्तित कर देता है, लैक्टोमेल, लैक्टोबैसिल्स, लैक्टोपेल या कोई नहीं, ठीक है। ये 1001 बार आपका प्रश्न आया हुआ है और देखिए ये किससे है, तो आपके टेक्स्ट बुक का है। तो अब तो आपको विश्वास कर ही लेना है कि टेक्स्ट बुक से ही सारा प्रश्न आएगा और टेक्स्ट बुक का नोट्स हम यहाँ पर आपके लिए हाथ से लिखा हुआ तैयार कर दिए हैं, आप अभी के अभी जुड़ करके ले सकते हैं, ठीक है। तो दूध का दही में कौन सा जीवाणु बदलता है, इसका राइट आंसर है लैक्टोबैसिल्स नामक जीवाणु जो होता है वो दूध को दही में बदलता है, ठीक है। चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बताइए। चीनी को अल्कोहल में जो बदला जाता है उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, किण्वन, उद्रोपातन, उष्मीयकरण या कोई नहीं, ठीक है। तो चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया को जो कहा जाता है फर्मेंटेशन यानी किण्वन के नाम से जाना जाता है। चीनी को अल्कोहल में किण्वन विधि के द्वारा बदला जाता है, ठीक है। सर्वप्रथम किण्वन प्रक्रम का खोज किसने किया, किण्वन का खोज किसने किया, एडवर्ड जेनर ने, रॉबर्ट हुक ने, लुई पास्चर ने या कोई नहीं। तो इसकी खोज जो है आपका लुई पास्चर के द्वारा किया गया है। विश्व का पहला प्रतिजैविक एंटीबायोटिक्स का नाम बतावे, पेनिसिलिन, पेनिसिन, कैरोलिन या कोई नहीं, ठीक है। तो विश्व का पहला प्रतिजैविक एंटीबायोटिक जो खोजा गया है वो आपका देखिए पेनिसिलिन, वो आपका क्या है, पेनिसिलिन है। विश्व का पहला प्रतिजैविक पेनिसिलिन की खोज
किसने की? ठीक है, विश्व का पहला प्रतिजैविक पेनिसिलिन का खोज किसने किया? चार्ल्स बेबेज ने, हेरोडेटस ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने या कोई नहीं। तो देखिए विश्व का जो पहला प्रतिजैविक पेनिसिलिन था और उस पेनिसिलिन का खोज जो किए हैं उसका नाम है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो बहुत बार ये भी पूछा जाता है कि पेनिसिलिन की खोज किसने किया? तो पेनिसिलिन की खोज किसने किया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया है। पेनिसिलिन की खोज किसने किया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया है। ठीक है, चलिए अगला है, वायुमंडल में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन गैस है? आपको बताना है कि वायुमंडल में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन गैस है। 78%, 21%, 36% या 39%। ठीक है, तो वायुमंडल में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन गैस है? तो वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस है। और आपको गैसेज का विभिन्न चार्ट दे दिया जाएगा। इस तरह से आप देखेंगे तो ये 78% में नाइट्रोजन है, 21% में ऑक्सीजन है, बाकी इधर कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन और अन्य गैसेज का क्रम है। ठीक है, दलहनी पौधों की जड़ों में कौन सा जीवाणु रहता है? देखिए दलहनी पौधों की जड़ों में एक जीवाणु होता है जिसके कारण कहा जाता है कि दलहनी पौधा जो है खेत में लगाइएगा तो खेत की उर्वरा शक्ति जो है बन जाती है और फिर कोई दूसरा फसल लगाइए तो वो फसल भी खूब अच्छा होता है। तो कौन सा जीवाणु होता है? राइपस, राइजो, राइजोबियम या कोई नहीं। तो दलहन पौधों की जड़ों में सूक्ष्म जीव राइजोबियम नामक जीवाणु होता है जो पौधों को यहाँ पर वृद्धि करता है, मिट्टी में उर्वरक बनाए रखता है। ठीक है, इसीलिए मिट्टी को दलहनी पौधे लगानी चाहिए। सूक्ष्म जीवों द्वारा एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे संक्रमित व्यक्ति में फैलने वाले रोग को क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीव के द्वारा एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे संक्रमित व्यक्ति में फैलने वाले रोग को क्या कहा जाता है? आपको पूछना है। तो एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे संक्रमित में फैलने वाले व्यक्तियों को यहाँ पर संचरणीय रोग के नाम से जाना जाता है। किस रोग के नाम से जाना जाता है? संचरणीय रोग के नाम से जाना जाता है। इनमें कौन संचरणीय रोग है? इसमें कौन संचरणीय रोग है आपको बताना है। ठीक है, कि कौन संचार से फैलता है? क्षय रोग, टीबी, हैजा, सर्दी जुकाम या सभी। इसमें कौन संचरणीय रोग है? ठीक है, तो संचरणीय रोग इसमें सभी है। टीबी किस जीवाणु से होता है? टीबी जो होता है वो किस जीवाणु से होता है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस, ए और बी दोनों या सभी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। माइक्रोबैक्टीरियम जीवाणु से भी होता है और ट्यूबरक्यूलोसिस जीवाणु से भी होता है। टीबी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? टीबी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? 1001 बार प्रश्न पूछा गया है और यह सबसे ज़्यादा आप देखिएगा तो यूपी के एग्जाम में तो बार बार ये पूछा जा रहा है। और आप देखेंगे यहाँ पर टीबी आपको जेएसएससी में भी आया हुआ है। तो आपका जेएसएससी या किसी की भी तैयारी है, आपको जैक का टेक्स्ट बुक पढ़ना बहुत ही अनिवार्य है मेरे प्यारे शिक्षक बंधु। और सभी टेक्स्ट बुक पर आधारित प्रश्न यहाँ आपको मिल रहे हैं, तो आप अभी कभी जुड़ेंगे। तो टीबी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? हृदय, फेफड़ा, किडनी या पैर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फेफड़ा। टीबी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित हो जाता है? फेफड़ा प्रभावित होता है। मलेरिया किस मच्छर के काटने से फैलता है? 5001 बार प्रश्न आया हुआ है, बहुत ही एमबीबीआई प्रश्न है और आप सभी अगर एग्जाम में गए होंगे तो देखे भी होंगे कि आया हुआ है। और देखिए ये प्रश्न आया हुआ है लेकिन कहाँ से है इसको आप देखिए, तो ये आपका टेक्स्ट बुक का है, क्लास 8 का विज्ञान एक्सरसाइज 3 में छपा हुआ। जाकर के अभी आप जाकर के देखिए मिलता है या नहीं। तो ये सारे प्रश्न आपके टेक्स्ट बुक से ही आने वाले हैं। मलेरिया किस मच्छर के काटने से फैलता है? मादा एनोफिल मच्छर, मादा एन मच्छर, मादा एलर्जी मच्छर या कोई नहीं। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा मादा एनाफिल मच्छर के काटने से मलेरिया फैलता है। डेंगू किस मच्छर के काटने से फैलता है? डेंगू किस मच्छर के काटने से फैलता है? ये भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये भी बहुत बार आ चुका है। मादा एनामल मच्छर, मादा एनाफिल मच्छर, मादा एडिस मच्छर या कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए डेंगू जो है यहाँ पर रोग का वाहक है, वो यहाँ पर मादा एडिस मच्छर के काटने से फैलता है। ठीक है, आप याद रख लीजिएगा, मलेरिया जो है मादा एनाफिल मच्छर के काटने से फैलता है और डेंगू जो है मादा एडिस मच्छर के काटने से फैलता है। ठीक है, अगला है मलेरिया के उपचार हेतु बनाई जाने वाली दवा किस वृक्ष के छाल से बनाई जाती है? देखिए ये भी प्रश्न अगर आप लोग जेटेट दिए होंगे तो आपने ध्यान दिया होगा, प्रश्न आया हुआ है जो कि आपको 2016 का प्रश्न है। तो आप जाकर के देख भी सकते हैं और आपके टेक्स्ट बुक का ही प्रश्न था, लेकिन आप लोग गलत करके आए होंगे और अभी अफसोस कर रहे होंगे आकलन परीक्षा देने समय कि 1-2 नंबर मेरा कम हो गया था। तो शिक्षक बंधु अबर भी ऐसा नहीं हो कि आपको 1-2 नंबर खातिर पलक करना पड़े, तो इसलिए जरूर तैयारी के लिए जुड़ जाएं। मलेरिया के उपचार है तो बनाई जाने वाली दवा कुनैन किस वृक्ष की छाल से बनाई जाती है? तो इसका राइट आंसर है कुनैन वृक्ष, सिनकोना उसके नाम से जाना जाता है।
इनमें से किनके पत्तों का रस मलेरिया और डेंगू के उपचार में किया जाता है? इनमें से कौन सा ऐसा वृक्ष का पत्ता है जिसका उपचार जो है मलेरिया और डेंगू के उपचार में किया जाता है? उस वृक्ष के पत्ते का उपयोग अर्जुन पेड़, बरगद का पत्ता, गिलोय का पत्ता या कोई नहीं, ठीक है। तो इसमें जो उपचार के लिए किया जाता है वो आपका गिलोय का पत्ता होगा। गिलोय आप लोग बहुत आसानी से अपने क्षेत्रों में देखते हैं, मोटे मोटे धार के पत्ते होते हैं और इस गिलोय का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। तो गिलोय ये सबसे अच्छा पेड़ माना जाता है और मलेरिया और डेंगू का भी उपचार किया जाता है, ठीक है। डेंगू किसका वाहक है? डेंगू किसका वाहक है? कवक का, प्रोटोजोआ का, विषाणु का या कोई नहीं, ठीक है। तो डेंगू क्या है आपका? तो डेंगू यहाँ पर जो है विषाणु का वाहक है। मलेरिया कौन सा सूक्ष्म जीव का वाहक है? कवक, प्रोटोजोआ, विषाणु या कोई नहीं। तो मलेरिया जो है आपका प्रोटोजोआ का यहाँ पर वाहक है, प्रोटोजोआ सूक्ष्म जीव का वाहक है। तो आप लोग 3 को देखे होंगे, कवक, प्रोटोजोआ या विषाणु, ठीक है। तो प्रोटोजोआ मलेरिया के लिए हो गया और यहाँ पर डेंगू जो है विषाणु के लिए हो गया, ठीक है। अगला देखिएगा, गेहूं के पौधों में कौन सा बीमारी होती है? 1001 बार ये प्रश्न पूछा गया है और आपके जेटेट में भी आया हुआ था। तो देख लीजिए यहाँ से ये प्रश्न छपा हुआ था। गेहूं के पौधे में कौन सी बीमारी लगती है? रस्ट, कैंकर, पीत या कोई नहीं, ठीक है। तो गेहूं के पौधे में जो बीमारी होती है उसको हम लोग जानते हैं रस्ट के नाम से। क्या जानते हैं? रस्ट। गेहूं के पौधों में जो बीमारी लगती है वो रस्ट होती है। मांस, मछली एवं अचार को लंबे समय तक परिरक्षित रखने के लिए किस खाद्य पदार्थ का उपयोग किया जाता है? देखिए आप देखते होंगे अपने घरों में, देखते हैं आप यहाँ पर अचार, ठीक है। आम को अगर ऐसे आप रखते हैं तो सड़ गल जाता है, लेकिन उसको अचार बना के रखते हैं तो वो देखते हैं आप 2 से 3, 4 साल, 5 साल तक भी आपका वो अचार चलता रहता है। अगर क्या चीज़ उसमें मिलाया जाता है जिससे वो परिरक्षित रहता है और वो सड़ता गलता नहीं है? नमक, चीनी, तेल या घी। तो इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है देखिए वो है आपका नमक। नमक से ही खाद्य सामग्री को ये परिरक्षित किया जाता है जिससे लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। अगला है जैम एवं जेली का परिरक्षण। जैम एवं जेली जो मीठे चीज होते हैं, जैम एवं जेली का परिरक्षण किस सामग्री के द्वारा किया जाता है? चीनी, नमक, तेल या कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए जैम और जेली जो होते हैं वो आपको जो परिरक्षण किया जाता है वो आपको चीनी के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? मीठे चीज होते हैं इसलिए उसको चीनी के द्वारा परिरक्षित किया जाता है ताकि लंबे समय तक उनमें खराबी नहीं आए। तो दोस्तों इस तरह से आपको झारखंड आकलन परीक्षा में 101% सफलता प्राप्त करना है। तो आप अभी कभी हमारे मोबाइल नंबर शुरू में दिए गए हैं, तुरंत संपर्क करें और यहाँ से सारे नोट्स परचेज करके एक बार जरूर पढ़ लेंगे। और उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको टॉप 100 ट्रिक्स का भी शुरुआत कर दिया गया है। जो इसी 100 ट्रिक को केवल आप देख लीजिएगा तो यहाँ से आपको स्कोर एकदम बढ़ना ही बढ़ना है 100%, ठीक है। तो आप वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।